बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोम दी एबट ऑफ कैंटरबरी आपके सामने लेकर आया हूँ। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं। दी एबट ऑफ कैंटरबरी, चैंपियन लोग इसे सेंटरबरी पढ़ा रहे हैं। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सेंटरबरी नहीं है, कैंटरबरी है। और कैंटरबरी बड़ा मशहूर नाम है। अब ये इंग्लैंड का एक पुराना शहर है। इसका नया नाम जो है वो केंट, सेंट नहीं है। ये सेंटरबरी नहीं है भाई, कैंटरबरी। खैर, दी एबट ऑफ कैंटरबरी क्या है ये? दिस इज अ बैलेड, सदर्न बैलेड, एनोनिमस है। अब पहले तो ये जानते हैं कि बैलेट क्या होती है, फिर सदर्न बैलेट क्या होती है, और फिर ये कि ये फॉर्म एनोनिमस क्यों है। तवज्जो रखिएगा। बैलेड बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोइट्री में 19th सेंचुरी तक शायरी की वो सिंफ थी, पोइट्री की वो जॉनर थी कि जिसे पोइट्री में कोई अहमियत ही नहीं दी जाती थी। ये आम लोकल जो पोइट्स होते हैं वो आपस में ये शायरी का तबादला करते थे। बेसिकली बैलेड्स आर शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव फॉर्म। अच्छा, लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म को कहते हैं एपिक। लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म क्या होती है? अगर लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म हो तो क्या कहलाती है? एपिक। शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव फॉर्म, शॉर्ट मुख्तसर है, लिरिकल लाइक अ सॉन्ग दैट इज sung like a song. Narrative means having some story or myth or legend, and poem that is in poetic diction. शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव फॉर्म दो तरह की होती है। नंबर एक, जिसे हम कहते हैं नादरुन बैलेड, नादरुन, इट इज नॉट नॉर्थर्न, गलत हो जाएगा। नंबर दो, सदर्न बैलेड, इट इज नॉट साउथर्न, सदर्न बैलेड। ये नॉर्दर्न और सदर्न इसलिए कहलाती हैं, नॉर्दर्न बैलेट का ताल्लुक है नॉर्थ इंग्लैंड से, दे बिलोंग टू नॉर्थ इंग्लैंड, और सदर्न बैलेट का ताल्लुक है साउथ इंग्लैंड से। तो अगर हम कदीम इंग्लैंड को देखें तो साउथ इंग्लैंड वो इलाका है जहां शाही महल और दरबारी लोगों का रहना है, और नॉर्थ नॉर्थ इंग्लैंड जो है वो इलाका है जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पर छोटे छोटे गांव देहात आबाद। तो नॉर्दर्न बैलेट्स जो हैं इनमें नंबर एक तो ये कि नॉर्थ इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, नंबर दो ये कि इनमें फोक स्टोरीज हो जो सीना बसीना नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हैं गा गा के और याद रखी जाती हैं। दे आर कॉल्ड नॉर्दर्न बैलेट्स। ठीक है। अच्छा जी, तो ये नॉर्दर्न बैलेट्स हैं। अब सदर्न बैलेट क्या है? साउथ से बिलोंग करती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये गाई जाती हैं इन प्रेज ऑफ सम नोबलमैन, किसी नोबलमैन की तारीफ में। नोबलमैन किंग भी हो सकता है, प्रिंस भी हो सकता है, कोई ड्यूक भी हो सकता है, कोई अर्ल भी हो सकता है, कोई लॉर्ड भी हो सकता है, और कोई एबट या कोई बिशप या कोई पोप वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये अब हमारे पास हमारे कोर्स में जो नॉर्दर्न बैलेट शामिल है दैट इज लूसी ग्रे।
और जो सदर्न बैलेट है वो है द एबट ऑफ कैंटरबरी। एक मिनट, द एबट ऑफ कैंटरबरी, ठीक है। तो पेपर में सवाल आता है व्हाट आर द बैलेट्स एंड व्हाट काइंड्स ऑफ बैलेट्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक। तो जवाब ये है कि बैलेट्स आर शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव पोएम्स। These are of two types: Northern ballad, which belongs to North England, and they contain folk stories of the northern areas. Southern ballad, which belong to the south of England, and they contains praise of a nobleman. ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अब देखिएगा, ये तो हमने बैलेट्स को डिफाइन, ये एनोनिमस क्यों है, तो मैंने कहा 19th सेंचुरी से पहले बैलेट्स को इंग्लिश पोइट्री में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। ये तो 19th सेंचुरी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बैलेट्स को इंग्लिश पोइट्री में एक मुकाम दिलवाया और खुद भी बैलेट्स लिखी और पुरानी पुरानी बैलेट्स इकट्ठी की। तब बैलेट्स को इंग्लिश पोइट्री का एक अहम जुज समझा जाने लगा और अब तक समझा जाता है। तो पुराने वक्तों में तो बादशाहों की शान में कसीदे गाए जाते थे, वो बैलेट्स होती थी। और उसमें ये होता था कि शायर कौन है कोई पूछता ही नहीं था। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह के गीत गाए जाते हैं तो कोई कभी नहीं पूछता कि इसका शायर कौन है, क्योंकि उस शायरी को, हालांकि वो शायरी है लेकिन उस शायरी को अदबी हैसियत हासिल नहीं होती। सिमिलरली द बैलेट्स वर आल्सो taken for granted and the poets never got the fame and popularity. तो अननोन हो जाते थे पोइट्स, सदियों चलती थी वो बैलेट्स और कोई याद भी नहीं रखता था कि पहली मर्तबा किसने गाई थी और पहली मर्तबा किसने सुनाई थी। तो पोइट्स एनोनिमस होते थे। दूसरी एक और भी बात है, इस बैलेट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं सदर्न बैलेट, ये एनोनिमस है कि यहाँ पर शायर अपना नाम भी छुपाना चाहता है, क्योंकि ये एक किंग के खिलाफ, एक किंग एक कैरेक्टर को बताया गया है जो कि बहुत ही जालिम किस्म का किंग था इंग्लैंड का। तो शायर की मजाल नहीं थी कि वो अपना नाम मेंशन करता। पहली बार तो उसने अपना नाम छुपाया होगा, उसके बाद फिर वो एनोनिमसली वो पोम मशहूर होती चली गई और हम तक पहुंच गई। ठीक है ना, ये होता है। एनोनिमस पोम होती है, पोएट नहीं होता। द पोम इज एनोनिमस, द पोएट इज नॉट एनोनिमस। याद रखिएगा, अक्सर लोग गलत कहते हैं। तो द पोम इज एनोनिमस है। The Abbot of Canterbury is an anonymous southern ballad. ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड आइए। तो मैंने कहा जैसा कि ये जो कैंटरबरी है ये इंग्लैंड के एक शहर का जो साउथहैम्पटन के करीब है। नाम है, पुराना नाम है, और अब इसका नाम क्या है, कैंट, राइट। ये इतना मशहूर क्यों है और एबट किसे कहते हैं, तो इसका बैकग्राउंड समझना इंतहाई जरूरी है। बगैर बैकग्राउंड के न जाने लोग कैसे इसको उनको पढ़ा देते हैं और बच्चे पढ़ भी लेते हैं। सुने जरा गौर से बेटे। 597 AD ये वो सन है जब इंग्लैंड में द रोमन मॉन्क्स एंड नन्स एंटर हुए थे टू प्रीच क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत की तबलीग के लिए। ठीक है, ईसाइयत की तबलीग के लिए आए थे इंग्लैंड में। मॉन्क किसे कहते हैं, चर्च में जो सबसे निचले दर्जे का जो एक खादिम होता है वो मॉन्क होता है। ये असल में लड़के होते हैं जो अपने आप को रिलीजन के लिए डिवोट कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं और सारी जिंदगी ना शादी करते हैं, ना ब्याह करते हैं, ना दुनिया से कोई ताल्लुक रखते हैं, बस चर्च की खिदमत सर अंजाम देते हैं, मजहबी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और मॉन्क से फिर प्रोमोट होकर फिर ये मॉन्क से क्लर्क, क्लर्क से क्लर्जी, क्लर्जी से
समनर, समनर से पार्सन, पार्सन से पार्टनर, पार्टनर से फिर बिशप, बिशप से आर्क बिशप, आर्क बिशप से एबट बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बाकायदा रैंक्स है। ठीक है ना, मैं हो सकता है एक आध आगे पीछे कर गया हूँ, लेकिन बहरहाल ये सारे रैंक्स। तो मॉन्क्स और नन्स कौन होती हैं? नन्स वो होती हैं जो चर्च में, जो लड़कियां चर्च के नाम हो जाती हैं और फिर वो सारी जिंदगी ना शादी करती हैं, ना ब्याह करती हैं, ना किसी से कोई ताल्लुकात रखती हैं, ना दुनिया से कोई ताल्लुकात रखती हैं, बस चर्च के अंदर रहती हैं, चर्च की खिदमत सर अंजाम देती हैं। ये नन्स कहलाती हैं। इन्हीं को सिस्टर भी कहते हैं अगर ये यंग हो तो, और ओल्ड हो जाए तो मदर। जैसे इंडिया की मदर टेरेसा बहुत मशहूर है, तो शुरू में वो भी नन होंगी, यानी सिस्टर होंगी, फिर एंड में जाकर वो मदर कहलाएं। खैर, तो अब देखिएगा, मॉन्क्स एंड नन्स ये टोलियां, छोटी छोटी टोलियां ग्रुप्स की शक्ल में दाखिल हुए थे, और ये सबसे पहला ग्रुप जो आया था ये कैंटरबरी शहर में आया था। उस वक्त इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन्स की हुकूमत थी। एंग्लो सैक्सन्स जो बिल्कुल जाहिल लोग थे और तालीम का फुकदान था, बल्कि तालीम का वजूद भी नहीं था। लैंग्वेज उनके पास कोई थी नहीं, वो तो सिर्फ एक बोली बोलते थे, दैट वाज एंग्लो सैक्सन डायलेक्ट। तो बोली तो सिर्फ बोली और सुनी जाती है, लिखी थोड़ी जाती है, क्योंकि वो जाहिल लोग थे, कलम और कागज का इस्तेमाल ही नहीं जानते थे। तो अब हुआ ये कि जब ये पहुंचे तो इन्होंने वहां के लोगों को क्रिश्चियनिटी की तबलीग करना शुरू की, एक चर्च बनाया, कैंटरबरी चर्च। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे मकसद की बात नहीं है। वरना मैंने एमए इंग्लिश की क्लास में तो अपने प्री लेक्चर्स में यूट्यूब पर लेक्चर डाले मैंने, उसमें तो बहुत डिटेल बताई है इन चीजों की। हमारे मतलब की जो बात है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर के लेवल की बात करूंगा। कैंटरबरी चर्च बनाया गया, दैट वाज द फर्स्ट चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसीलिए आज तक उसको वही रेवरेंस और वही अहमियत दी जाती है मजहबी एतबार से, और लोग जियारत पर जाते हैं वहाँ बाकायदा। तो कैंटरबरी चर्च बनाया गया, उस चर्च में एंग्लो सेक्सन्स को बुलवाया गया, उन्हें तबलीग की गई, उन्हें समझाया गया, क्रिश्चियनिटी के बारे में तालीम दी गई। तो जो एंग्लो सेक्सन कबीले थे उनके सरदारों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अटैक किए कैंटरबरी चर्च पर। कैंटरबरी चर्च को बचाने के लिए सबसे पहली कुर्बानी जिस शख्स ने दी थी वो सेंट थॉमस बेकेट। सेंट थॉमस बेकेट ने अपनी जान का नजराना पेश करके इस चर्च को बचाया, एंड ही वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन मार्टर ऑफ इंग्लैंड, ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लैंड की तारीख का पहला क्रिश्चियन मार्टर था वो। तो मार्टर कहते हैं शहीद को। तो उसकी कब्र भी कैंटरबरी चर्च के चर्च यार्ड में बनाई गई। आज तक इंग्लैंड के कोने कोने से और आसपास की ममालिक से भी लोग कैंटरबरी चर्च की जियारत पर जाते हैं और सेंट थॉमस बेकेट की कब्र पर सोने और चांदी के जेवरात नजराने के तौर पर चढ़ाते हैं, और उनकी अकीदा है कि उनकी दुआएं इस तरह से कबूल हो जाती हैं। लिहाजा कैंटरबरी चर्च जो है उसके बाद फिर रिच होता चला गया। अच्छा, पहले तो ये सिर्फ एक चर्च था, फिर हुआ ये कि आस-पास के गाँव देहात के लोग रोज़-रोज़ तो नहीं आ सकते कैंटरबरी, तो उन्होंने कहा भाई हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने-अपने गाँव देहात में चर्च खोल लें। तो कैंटरबरी चर्च के अंडर में, उसकी सुपरविज़न में आस-पास के गाँव देहातों में चर्च खोले गए, और उन चर्चेज़ में रोमन मॉन्क्स एंड नन्स को भेजा गया, और वहाँ पर भी इबादतें शुरू हो गईं, और इस तरह से कम्युनिटी बन गई, जिसमें जो मेन चर्च था वो कैंटरबरी चर्च था, और उसके अंडर सुपरविजन सुपरविजन डिफरेंट चर्चेस वर्क कर रहे थे। तो ये इस पूरी कम्युनिटी को कहते हैं मॉनेस्ट्री। क्या कहते हैं? मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री इज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, अ क्रिश्चियन कम्युनिटी working under a Roman Catholic Church। रोमन कैथोलिक क्या है? ये क्रिश्चियंस का सबसे पहला, सबसे कदीम फिरका है। इसके बाद प्रोटेस्टेंट्स आए, फिर प्यूरिटन्स आए, फिर एस्थेटिक्स आए, फिर आए, और फिर उसके बाद फैलते चले गए, बहुत सारे फिरके बनते चले गए। तो रोमन कैथोलिक्स जो थे, ये वो लोग थे जिन्होंने कैंटरबरी चर्च बनाया था, और कैंटरबरी चर्च के अंडर में सैकड़ों चर्च आते थे आसपास के गांव देहातों के, शहरों के। और ये पूरी मॉनेस्ट्री जो थी था कि ये सब प्रीस्ट कहलाते हैं, और जो हाईएस्ट प्रीस्ट होता है ना कैंटरबरी चर्च का, मेन चर्च का,
अब इस मॉनेस्ट्री का नाम क्या बन गया? कैंटरबरी। और इस कैंटरबरी मॉनेस्ट्री का जो हेड होता है, हाईएस्ट प्रीस्ट होता है, वो कहलाता है दी एबट, दी एबट ऑफ कैंटरबरी। तो वो सिर्फ अपने चर्च का हाईएस्ट प्रीस्ट नहीं होता, सिर्फ कैंटरबरी चर्च का हाईएस्ट प्रीस्ट नहीं होता, बल्कि वो पूरी कैंटरबरी मॉनेस्ट्री का हाईएस्ट प्रीस्ट होता है, उसे एबट कहते हैं, हेड होता है, हेड ऑफ अ मॉनेस्ट्री। तो एबट किसे कहते हैं? एबट कहते हैं द हेड प्रीस्ट ऑफ अ मॉनेस्ट्री। अच्छा, यहां तक एक बात हो गई, ठीक है। अब जाहिर है उसके बाद इंग्लैंड में मॉनेस्ट्रीज और भी बनी होंगी, है ना? बड़े शहर में बनी होंगी करता था। तो इंग्लैंड में कई एबट्स हो गए। हर मॉनेस्ट्री का, जब कई मॉनेस्ट्रीज हो गई तो हर मॉनेस्ट्री का हेड एक एबट है। लेकिन पूरे इंग्लैंड में जितनी भी मॉनेस्ट्रीज है, उन सब मॉनेस्ट्रीज का हेड एबट ऑफ कैंटरबरी होता है। तो एबट ऑफ कैंटरबरी सिर्फ और सिर्फ कैंटरबरी का हेड नहीं होता था, बल्कि इंग्लैंड की तमाम मॉनेस्ट्रीज का भी, तमाम एबट्स का भी हेड हुआ करता था। और उसके बाद उससे ऊपर अगर कोई ओहदा होता था तो पोप ऑफ रोम का होता था, जो रोम में बैठकर पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस को कंट्रोल करता था। दैट वाज पोप ऑफ रोम। अब भी दुनिया में एक पोप होता है जो पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस का मजहबी पेशवा होता है। तो कैंटरबरी चर्च का जो एबट है, उसकी शान क्या होती है कि वो सिर्फ कैंटरबरी मॉनेस्ट्री का हेड नहीं होता, बल्कि वो इंग्लैंड की तमाम मॉनेस्ट्रीज का भी हेड होता है, और उसके बाद फिर पोप ऑफ रोम होता है। और प्लस एक और बात सुन लीजिए, एबट ऑफ कैंटरबरी की एक और अहम बात ये भी है कि यही एबट ऑफ कैंटरबरी है जिसे प्रोमोट होकर मुस्तकबिल में चांसलर ऑफ द किंगडम बनना होता है, यानी पूरी किंगडम का चांसलर। चांसलर एक ऐसा होता है जैसे बादशाह के साथ वजीर होता है ना, तो वजीर। तो चांसलर का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है पूरे मुल्क पर। तो इस तरह से चांसलर ऑफ द किंगडम भी किसे बनना होता है मुस्तकबिल में? एबट ऑफ कैंटरबरी। अब जो भी एबट ऑफ कैंटरबरी है जिस दौर में, हर दौर में एबट ऑफ कैंटरबरी डिफरेंट रहे होंगे, ठीक है ना भाई? तो वो प्रोमोट होकर चांसलर ऑफ किंगडम बनते थे। ठीक, ये पूरी बात तो आपकी समझ में आ गई हो। अब आगे चलते हैं। जिस एबट ऑफ कैंटरबरी की हम बात कर रहे हैं, वो किस दौर का है और उसका नाम क्या है? आगे इस बात पर आते हैं हम। चलें, कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया आपको, एबट क्या होता है, कैंटरबरी क्या होता है, मॉनेस्ट्री क्या होती है, और एबट ऑफ कैंटरबरी की शान और शौकत क्या है। अब जाहिर है कि एबट ऑफ कैंटरबरी कोई मामूली आदमी नहीं है, पूरे इंग्लैंड की तमाम मॉनेस्ट्रीज का हेड है, यानी इंग्लैंड का मजहबी पेशवा वो है। और उससे बड़ा अगर कोई मजहबी पेशवा है तो वो पोप ऑफ रोम है, डायरेक्टली। ठीक है ना? तो एबट ऑफ कैंटरबरी जो है, ये इसी को चांसलर ऑफ द किंगडम भी बनना है मुस्तकबिल में। ठीक है। अच्छा, अब जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में कौन एबट ऑफ कैंटरबरी था और वो दौर कैसा था? तो ये जो पोम हम पढ़ रहे हैं, बैलेड हम पढ़ रहे हैं, ये इंसिडेंट जो है, वाकया जो हम पढ़ेंगे, ये वाकया है 1189 से 1199 के दरमियान। तो कहाँ 597 और कहाँ 1189, तो अब तक तो 6 सदियां गुजर चुकी हैं। तो इंग्लैंड में 106 के करीब मॉनेस्ट्रीज कायम हो चुकी थी। 1189 में पूरे इंग्लैंड में 106 बड़ी मॉनेस्ट्रीज थी। तो 106 एबट भी होंगे, और उन 106 एबट्स का हेड कौन था? दी एबट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? इस दौर का वाकया है। और लिखा कब गया है? नज्म की शक्ल में लिखा गया है 1216 के बाद, आफ्टर
जस्ट आफ्टर 1216। ठीक है, अब इतनी मालूमात हमें कहां से मिली? तो कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है भाई। सुनो, 1189 से 1199 तक क्या हाल था? 1189 में इंग्लैंड का किंग बना था किंग रिचर्ड वन। वन इसलिए कह रहे हैं कि इस नाम के दो किंग आए हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री में, पहले वाले को वन, दूसरे वाले को टू कहते हैं। किंग रिचर्ड वन जो किंग हेनरी का बेटा था, दो बेटे थे, वैसे तो चार बेटे थे, दो मारे गए थे जंगों में, दो बचे थे। तो किंग रिचर्ड वन और उससे छोटा भाई था प्रिंस जॉन। इन दोनों ने मिलकर अपने बाप को कैद में डाला और उसको कत्ल किया, और आपस में ये अग्रीमेंट किया कि भाई 10 साल तुम हुकूमत करोगे, 10 साल मैं करूंगा। दोनों ने ये अग्रीमेंट कर लिया। तो पहले 10 साल की हुकूमत जो थी वो 1189 से शुरू हुई, और 1199 में उसके 10 साल पूरे हो गए। ठीक है ना? और इस दौरान प्रिंस जॉन जो क्राउन प्रिंस था वो क्या करता था? सुने, किंग रिचर्ड वन जब किंग बना बाप की मौत के बाद, पहली बारी इसकी थी, तो 10 साल तक इसने बादशाह। जब ये किंग बना तो हालात दुनिया के यकसर बदल गए। यरूशलेम में, बैतुल मकदस में जंग छिड़ गई, और दैट वाज क्रूसेड। क्रूसेड कहते हैं सलीबी जंगों को। मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग हो गई। बैतुल मकदस को बचाने के लिए मुसलमान लड़ पड़े ईसाइयों से, और उनका साथ यहूदी दे रहे थे ईसाइयों का। तो वो एक जंग, बड़ी जबरदस्त जंग थी। इधर सलाउद्दीन अयूबी था, उधर किंग रिचर्ड वन और उसका जनरल रॉड्रिक था। तो जनाब ये बड़ी, और पोप ऑफ रोम जो चर्च ऑफ रोम का मालिक था, पोप ऑफ रोम, कि किंग रिचर्ड वन जो है वो हमेशा मुल्क से बाहर ही गया हुआ होता था अक्सर बेशतर। और जो क्रूसेड हो रही थी, जो जंग हो रही थी यरूशलेम में, वहां पर वो मुस्तकिल उसे कंसंट्रेट करना पड़ता था, खुद जाकर फाइनेंसिंग करनी पड़ती थी। फिर वापस जब वो इंग्लैंड आता था चंद दिनों के लिए, तो फिर वो इंग्लैंड के कोने कोने में जाकर बड़े बड़े लॉर्ड्स और ड्यूक्स और अर्ल्स से, जो फीडरल लॉर्ड्स थे उनसे, जागीरदारों से पैसा इकट्ठा करता था, टैक्स लेता था और चंदा इकट्ठा करता था, ताकि जंग के ऊपर अखराजात कर सके। तो ये उसका काम था। तो बेचारे ने 10 साल जंग के जंग की मसरूफियात की वजह से और फाइनेंसिंग का इंतजाम की वजह से, तो वो बेचारा 10 साल तक ताज के मजे नहीं लूट सका एज अ किंग, और वो एंजॉय नहीं कर सका बादशाह। लेकिन इस दौरान उसकी गैर मौजूदगी में केयर टेकर कौन होता था? प्रिंस जॉन, जो प्रिंस था, क्राउन प्रिंस। मगर किंग रिचर्ड वन की एब्सेंस में वो तख्त पे बैठता था केयर टेकर के तौर पर, निगरान बादशाह के तौर पर, कायम मुकाम बादशाह के तौर पर। और जब जाहिर है कि वो इतना जालिम शख्स था कि वो लोगों को मार मार के अपने आप को किंग जॉन कहलवाया करता था। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा। मैंने कहा था ना कि इसका प्रूफ मौजूद है कि किस दौर का वाकया है। तो दी एबट ऑफ कैंटरबरी में फर्स्ट स्टेंजा में अगर आप देखें तो लिखा है, एन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू एनॉन। बेटे एनॉन का मतलब होता है अभी, वेरी सून, बहुत जल्द, अभी थोड़ी देर में, एनॉन। ठीक है? तो अभी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एन एंशिएंट स्टोरी आई विल टेल यू ऑन एनॉन of a notable prince that was called King John। इस वाले of का मतलब है about a notable king, एक remarkable, एक मशहूर बादशाह था, एक काबिल जिक्र बादशाह, एक शहजादा था, notable prince। अब अल्फाज पे गौर कीजिएगा, लाइन क्या है? of a notable prince that was called King John। था वो प्रिंस, कहलाता क्या था? किंग जॉन। तो ये कौन सा दौर हुआ? जब वो केयर टेकर होता था
और किंग रिचर्ड वन की एब्सेंस में केयर टेकर बनता था तो लोगों को मार मार कर जुल्म करके अपने आप को किंग जॉन कहलवाता था वो प्रिंस। तो अब ये दो लाइन जरा गौर से सुनिएगा। एन एंशिएंट आई विल टेल यू एन ऑन, अभी मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। ऑफ अ नोटेबल प्रिंस, एक काबिल जिक्र शहजादे की कहानी, दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन, जो किंग जॉन कहलाता था। तो ये किस दौर वाकया हुआ? जिस जमाने में वो, समझ में आया? अच्छा जी। एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विद मेन एंड विद माइट, और वो इंग्लैंड पर हुकूमत कैसे करता था? विद मेन एंड विद माइट। बेटा मेन जो है ना, इंसाफी को, और माइट कहते हैं फोर्स को, पावर को। फोर्स, वो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत के बल पर और अपनी नाइंसाफी के जोर पर वो हुकूमत करता था। फॉर ही डिड ग्रेट रॉन्ग, क्योंकि वो गलत का साथ दिया करता था। एंड मेंटेन्ड लिटिल राइट, और हक का साथ बिल्कुल नहीं देता था। लिटिल का मतलब है नॉट, लिटिल, फ्यू और हार्डली, जब ये इस्तेमाल होते हैं इस तरह से तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट। तो लिटिल राइट मीन नो राइट, वो हक का साथ बिल्कुल नहीं देता था, बातिल का साथ देता था। ठीक है भाई, ये तो उस प्रिंस जॉन की बात है जो किंग जॉन कहलाता। सेकंड स्टेंजा में कह रहे हैं, एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी सो मैरी, और मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो कहानी होगी बहुत पुरलुत्फ। मैरी, मैरी का मतलब है जॉयफुल। मैरी मीन्स जॉयफुल। एक कहानी बड़े मजे की, बड़ी पुरलुत्फ। ठीक है। कंसर्निंग, तो जो एबट, जो यहाँ पे ऑफ का मतलब था अबाउट, वही मतलब है कंसर्निंग का। कंसर्निंग, अबाउट एक ही बात। कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी, जो किसके बारे में है? द एबट ऑफ कैंटरबरी के बारे में। अब यहाँ रुक कर सुनिएगा, चंद बातें मैं इजाफी बताना चाह रहा हूँ जो यहाँ जरूरी है समझना। जो शख्स उस जमाने में एबट ऑफ कैंटरबरी था वो बड़ी शानो शौकत वाला इंसान था, क्योंकि कैंटरबरी चर्च, मैंने आपसे कहा ना, सेंट थॉमस बैकेट की शहादत के बाद से, मार्टरडम के बाद से कैंटरबरी चर्च रिच होना शुरू हो गया, क्योंकि इंग्लैंड के कोने कोने से लोग कैंटरबरी चर्च की जियारत पर आते थे, सोने चांदी की अशरफियां और जेवरात चढ़ाने पर। तो कैंटरबरी चर्च ने दौलत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो रोमन कैथोलिक चर्च पर इल्जामात यही थे कि वो दौलत इकट्ठी करने के ऊपर मामूर है। तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट्स खड़े हुए थे एहतजाज करने की, चर्च जो है सिवाय दौलत इकट्ठी करने का और कोई काम नहीं कर रहा, करप्ट हो गए थे चर्च। और इस पर 15 सेंचुरी में बाकायदा एडमंड स्पेंसर ने एलिगरी लिखी है फेरी क्वीन के नाम से। तो उसने चर्च को करप्ट कहा है, रोमन कैथोलिक चर्च उस जमाने के। तो बेसिकली कैंटरबरी चर्च बहुत रिच हो चुका था 6 सदियों में, 1189 तक पहुंचते पहुंचते बहुत दौलत इकट्ठी हो चुकी थी, और जो भी एबट ऑफ कैंटरबरी बनता था जाहिर है कि उस दौलत का मालिक वही होता था। ठीक है। और ये दौलत बादशाह की दौलत से भी ज्यादा थी। ठीक, और शान शौकत भी बादशाह से ज्यादा हुआ करती थी, और इज्जत भी। किसी महफिल में अगर बादशाह सलामत आ रहे हैं और दूसरी तरफ से एबट ऑफ कैंटरबरी की सवारी आ जाती थी तो लोग बादशाह छोड़कर एबट ऑफ कैंटरबरी को वेलकम करने पहुंच जाते थे, क्योंकि वो मजहबी शख्सियत होती। ठीक है ना। तो इस लिहाज से उसकी इज्जत और शान शौकत बहुत थी। और जिस दौर में प्रिंस जॉन हुकूमत कर रहा था एज अ केयर टेकर, उस दौर में जो शख्स एबट ऑफ कैंटरबरी था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सेंट स्टीवन लैंगटन। सेंट स्टीवन लैंगटन। बाद जगहों पे स्टीफन लैंगटन भी लिखा है, बाद जगहों पे स्टीवन लैंगटन भी लिखा है। और ये जो मैंने रेफरेंस दिया ये है एक इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम है द किंग्स ऑफ इंग्लैंड।
जिसमें इंग्लैंड के तमाम किंग्स और क्वींस की पूरी हिस्ट्री लिखी है आज तक की ना। तो उसमें यह है कि जिस जमाने में प्रिंस जॉन की हुकूमत थी उस जमाने में एबट ऑफ कैंटरबरी कौन था? सेंट स्टीवन लैंगटन। और ये बहुत ईमानदार और बहुत उसूल परस्त इंसान था, और दौलतमंद तो इसलिए था कि वो एबट ऑफ कैंटरबरी था। ठीक है भाई। उस एबट ऑफ कैंटरबरी से जेलिस था क्योंकि उसकी शान शौकत इतनी थी, किंग से भी ज्यादा। और दूसरी बात ये कि प्रिंस जॉन जानता था कि अब पोप ऑफ रोम के हुक्म से यही एबट ऑफ कैंटरबरी हुज नेम इज स्टीवन लैंगटन ही विल बिकम द चांसलर ऑफ द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। और अगर सेंट स्टीफन लैंगटन इंग्लैंड का चांसलर बन जाएगा तो वो सबसे पहले किसके खिलाफ मुकदमात खोलेगा और किसके खिलाफ जो है वो इंसाफ करेगा? प्रिंस जॉन के जुल्म के खिलाफ। और प्रिंस जॉन इसीलिए सेंट स्टीवन लैंगटन रास्ते से हटना चाहता था किसी भी सूरत, बाय हुक और बाय क्रुक। ये हिस्ट्री हमें बताती है। ये वाकया जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये चाहे सच्चा नहीं मिलता, लेकिन प्रिंस जॉन के जुल्म की दास्तानें सच्ची हैं। और उसकी वजह है कि उस जमाने में जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें भी प्रिंस जॉन के बारे में यही सब कुछ लिखा है। वाकयात मनगढ़ंत हो सकते हैं, लोगों ने अपने जज्बात के इजहार के लिए जो है प्रिंस जॉन की मौत के बाद, क्योंकि देखो किंग रिचर्ड वन जो है, किंग रिचर्ड वन 1199 में जब बादशाह से हटाया जाने लगा तो उसने कहा भाई ये तो 10 साल में मैंने बादशाह को एंजॉय ही नहीं किया। तो प्रिंस जॉन ने उसे कत्ल करवा दिया। 1199 में जब जॉन किंग बना तो 1216 में किंग हेनरी फोर शायद, जिसने इंग्लैंड पर अटैक किया और उसके बाद फिर बाकायदा जंग लड़के इसको अरेस्ट, उसको कैद में डलवाया और उसके साथ भी वही सलूक किया जो उसने अपने बाप और भाई के साथ किया था। तो बादशाहत में ये बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जब 1216 में किंग जॉन मर गया तो उसके बाद आने वाले वक्त में लोगों ने किंग जॉन के खिलाफ झूठी सच्ची कहानियां नज्मों की शक्ल में, दास्तानों की शक्ल में लिखनी शुरू कर दी। ठीक है ना। तो ये हुआ वाकया, राइट। और इस तरह से जो है वो अच्छा, इसके बारे में कोई सबूत तो नहीं मिलता कि ये सच्ची है, लेकिन ये सबूत भी नहीं मिलता कि ये झूठी है। हाँ, ऐसे सबूत जरूर मिलते हैं कि प्रिंस जॉन वाकई एक जालिम शख्स था। तो वो नहीं चाहता था कि सेंट स्टीवन लैंगटन किसी भी तरह से चांसलर ऑफ द किंगडम बन सके। ठीक है। अच्छा, अब इस कहानी के अंदर एबट ऑफ कैंटरबरी की क्या शान शौकत दिखाई गई है, सेकंड स्टैंजा में देखिएगा। हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन। हाउस कीपिंग, ये वर्ड अक्सर लोग जो हैं इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। बेटा हाउस कीपिंग जो है ना, बेसिकली ये एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो हाउस कीपिंग जो है दरअसल वो इदारा होता है जो इंतजामात करता है मेहमानों के या पेशेंट्स के रहने और सहने का और उनके खाने पीने का। ठीक है ना। अब कैंटरबरी चर्च में मैंने आपसे कहा कि सैकड़ों लोग रोज रोज जियारत पे आया करते थे। रोज सैकड़ों लोगों का लंगर होता था, खाना होता था, उनके रात को रुकने का इंतजाम होता था। तो ये दिस इज हाउस कीपिंग दैट वाज मेंटेन्ड बाय द एबट ऑफ कैंटरबरी। तो हम इसको हॉस्पिटैलिटी कहते तो ज्यादा अच्छा है कि एबट ऑफ कैंटरबरी की मेजबानी बड़ी मशहूर थी कि कैंटरबरी चर्च में वो किस तरह से मेजबानी करता था जियारत करने वालों की। एंड हाई रिनाउन, रिनाउन कहते हैं शोहरत को। ये रिनोन नहीं है भाई, रिनाउन है। रिनाउन का मतलब होता है फेम, पॉपुलैरिटी।
तो एबट ऑफ कैंटरबरी की पॉपुलैरिटी और फेम बहुत ज्यादा था और उसकी हॉस्पिटैलिटी बहुत मशहूर थी। दे रोड पोस्ट फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। फेयर इसलिए कहा गया कि लंदन टाउन वाज ब्यूटीफुल, और फेयर लंदन टाउन है ना, तो लंदन टाउन तक पैगामात ले जाने के लिए, कैंटरबरी से लंदन टाउन तक पैगामात ले जाने के लिए और लंदन टाउन से उन पैगामात के जवाब लाने के लिए उस जमाने में रोड पोस्ट का सिस्टम था। रोड पोस्ट क्या चीज है, आपकी बुक में वजाहत भी लिखी है पेज नंबर 10 पर, लेकिन मैं वजाहत कर रहा हूँ। देखिए, होता ये था पुराने वक्तों में कि एक घुड़सवार को, हॉर्स राइडर को पैगाम दे दिया जाता था कि भाई ये पैगाम ले जाओ लंदन। अब कैंटरबरी से लंदन का सफर 15-20 दिन का घोड़े पर, क्योंकि घुड़सवार जब चलेगा तो दिन में चलेगा, घोड़े में हेडलाइट तो होती नहीं, और रातों में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी उस जमाने में, रोशनी कैसे होती। रात का मतलब होता था धूप अंधेरा। तो रास्ते में उस घुड़सवार को अंधेरा जब होने लगता था तो वो इधर उधर किसी सराय में कयाम कर लिया करता था, फिर अगली सुबह फिर निकल जाता था सफर पे, फिर शाम होने लगती थी फिर कहीं रुक जाता था, फिर रात गुजारता था रुककर, फिर सुबह होती थी फिर रवाना हो जाता था। तो इस तरह सफर करते करते 15-20 दिन गुजर जाते थे, तब वो पैगाम पहुंचता था इंग्लैंड। और फिर मजीद 15-20 एबट ऑफ कैंटरबरी की पैगाम रसानी इंग्लैंड तक रोज रोज की थी। तो उसने क्या किया था, क्योंकि अफोर्ड कर सकता था, इसलिए उसने कैंटरबरी से लेकर इंग्लैंड तक रोड पोस्ट सिस्टम इंस्टॉल किया था। यानी हर एक एक मील के फासले पर पोस्ट, पोस्ट कहते हैं चौकी को, चेक पोस्ट होती ना जैसे, तो चौकियां कायम कर दी थी, स्टेजेस कायम कर दिए थे, जहां पर एक झोपड़ी है छोटी सी, एक घोड़ा और एक घुड़सवार हर वक्त तैयार है, हर एक एक मील के फासले पर। तो और पैगाम इस तरह पहुंचता था कि यहां से एक पैगाम दे दिया राइडर को, राइडर घोड़े पर बैठकर रवाना से एक फ्रेश हॉर्स और एक फ्रेश राइडर उसी पैगाम को लेकर अगली पोस्ट तक जाएगा, वो वहां रुक जाएगा, वहां से फिर एक हॉर्स और राइडर चेंज होगा और वो उस पैगाम को अगली पोस्ट तक, तो दिन हो या रात हो ये सफर कंटिन्यू रहता था, क्योंकि हर राइडर ने एक एक मील ही का सफर करना है, ठीक है ना। तो यूं वो पैगाम जो 15-20 दिन में पहुंचता था वो 2 दिन में पहुंच जाता था और उसका जवाब भी आ जाता था। इससे रोड पोस्ट, लेकिन ये पूरा सिस्टम, इतने सारी पोस्ट कायम करना और उन पर हॉर्स राइडर्स को एम्प्लॉय करना और फिर उनको तनख्वाहें देना, ये सब एबर्ट ऑफ कैंटरबरी ही अफोर्ड कर सकता था, उसकी इतनी शान शौकत थी, ये बताया जा रहा है। ठीक है भाई। फिर बताया गया कि एन हंड्रेड मैन, एन हंड्रेड नहीं है, एन हंड्रेड। तो बेटा ये जो वर्ड है ना हंड्रेड, इसको हंड्रेड वॉवल से पढ़ेंगे आप, एच वॉवल है, एन हंड्रेड मैन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये वर्ड नया नया फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश इंग्लिश में आया था तो ये वर्ड बोला जाता था हंड्रेड, लाइक ऑनेस्ट, लाइक ऑनर, ठीक है ना, लाइक आर, ये था हंड्रेड। और उस जमाने में इसके साथ एन लगता था। 14 सेंचुरी के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया और ये हंड्रेड से हंड्रेड हो गया, तो अब इसके साथ ए लगता है। तो ओल्ड इंग्लिश है, आर्काइक इंग्लिश है, इसलिए एन लगा हुआ, एन हंड्रेड मैन, एन हंड्रेड मैन द किंग डिड्स हेयर से, किंग ने किसी को कहते सुना या किंग के कान भरे गए, ठीक है ना। एन हंड्रेड मैन द एबट केप्ट इन हिज हाउस एवरी डे, एबट के घर में रहते थे 100 अफराद, नहीं भाई ऐसा नहीं है। केप्ट इन हिज हाउस, केप्ट कीपिंग वाला है, हाउस, केप्ट इन हिज हाउस यानी उसकी हाउस कीपिंग में होते थे, उसकी मेजबानी में, कैंटरबरी चर्च में सैकड़ों लोग, 100 लोग रोजाना मेहमान हुआ करते थे, ठहरा करते थे, रात गुजारा करते थे, खाना खाया करते थे। दैट वाज हिज हाउस कीपिंग, ठीक है, रहते नहीं थे उसके घर में। एंड 50 गोल्ड चेन्स, 50 गोल्ड चेन्स का मतलब है, 50 गोल्ड चेन्स का मतलब 50 सोने की जंजीरें नहीं है भाई, इसका मतलब है 50 सर्वेंट्स, 50 मुलाजिम, हु
यूज टू वियर, 50 ऐसे मुलाजिम थे, तो एबर्ट की अपनी क्या शान शौकत होगी। उसके 50 ऐसे मुलाजिम थे जो सोने की चेन्स पहनते थे, इन वेलवेट कोट, और वेलवेट कोट्स पहनते थे। बेटा इंग्लैंड में आज भी लिटरेचर में हम देखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में, कि अगर किसी कैरेक्टर ने लिबास में थोड़ा सा भी वेलवेट लगा हुआ है तो उससे रिच कैरेक्टर शो करते हैं। अगर किसी को रिच कैरेक्टर शो करना होता है तो उसके लिबास में या तो वेलवेट होगा, कहीं ना कहीं कफ है, कॉलर है, पॉकेट्स हैं, वेलवेट की होंगी, या उसका कोट फर का होगा। फर और वेलवेट रिच होने की अलामत है। मगर उसके तो 50 ऐसे मुलाजिम थे जो सोने की चेन्स पहनते थे और पूरे पूरे कोट वेलवेट के पहनते थे। कितना रिच होगा वो एबर्ट, जिसके नौकरों की ये शान है, ये बताया जा रहा है। इन and 50 gold chains without any doubt in velvet coats waited the abbot about। अब यहां पर जो लिखा है ना वेटेड, बेटा वेटेड का मतलब है स्टूड, खड़े रहते थे। वेट का मतलब है स्टैंड, स्टे, ठहरना, खड़े होना। वेट का मतलब इंतजार करना नहीं है। वेट फॉर का मतलब इंतजार करना। ये तीन अल्फाज याद रखिएगा। वेट का मतलब है स्टैंड और स्टे और स्टॉप, और वेट फॉर का मतलब है लुक फॉरवर्ड, यानी इंतजार करना, और वेट ऑन का मतलब है सर्व करना। ये वही वाला वेट ऑन है जो वेटर कहलाता है ना होटल में, वो आपको वेट ऑन करता है। द वेटर वेट्स ऑन यू। वेट ऑन का मतलब है सर्व करना, और वेट फॉर का मतलब है इंतजार करना। और सिर्फ वेट का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं वेट अ मिनट या वेट अ मोमेंट, तो इसका मतलब ये है कि एक लम्हे का इंतजार करो, नहीं। एक लम्हे का कभी इंतजार होता है? एक लम्हा तो यूं गुजर जाता है, ऐसे इंतजार कौन कहेगा? एक लम्हा ठहरो, एक मिनट ठहरो, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहां कह रहे हैं वेटेड द एबट अबाउट। बेटे अबाउट के एक मीनिंग तो वो है जो हमने पहले पढ़े थे के बारे में। अबाउट के एक और भी मीनिंग होते हैं ना, अराउंड। अबाउट के मीनिंग अराउंड के भी होते हैं, इर्द गिर्द। अब सुने इस लाइन को दोबारा। वेटेड द एबट अबाउट, एबट के इर्द गिर्द ये शान शौकत बयान हो रही है। अब ये जब किंग ने सुना, यानी प्रिंस जॉन ने सुना, जो किंग जॉन कहलाता था, तो वो तो बहुत बरहम हो गया, और उसने कहा भाई अब तो ये तो हमारे तख्त ताज के खिलाफ साजिश है, इतनी शान शौकत, हमसे ज्यादा शान शौकत। लिहाजा उसने एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को अपने दरबार में बुलवाया कि आ जाओ भाई, जरा हिसाब किताब दो। एबर्ट ऑफ कैंटरबरी किंग जॉन के दरबार में हाजिर हुआ। तो अगला स्टेंजा आप देखेंगे, फोर्थ स्टेंजा है कोटेशन मार्क्स में, क्योंकि डायलॉग है। किंग जॉन ने कहा, किंग जॉन सेज, हाउ नाउ फादर एबर्ट, हाउ नाउ, दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना और सुनाओ भाई क्या हाल है, तो और सुनाओ का क्या मतलब, इससे पहले तो कुछ सुनाया नहीं था, तो ये इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग है। हाउ नाउ फादर एबर्ट, आई हियर इट ऑफ दी। अब ये कुछ अल्फाज आएंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और कलर चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखिएगा, ये वर्ड्स हैं thou, thee, thy। thou मीन्स यू, सब्जेक्टिव केस है। दी मीन्स यू, ऑब्जेक्टिव केस यानी वर्ब के बाद। और thy मीन्स योर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो तीनों अल्फाज आगे आएंगे इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। और याद रखिए पुरानी इंग्लिश में दाउ अगर सिंगुलर होता था ना, दाउ सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर होता था तो इसके साथ वर्ब में एस टी या ई एस टी का इजाफा किया जाता था।
ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में st या est का इजाफा होता था और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में th या eth का इजाफा होता था। आज की इंग्लिश में सेकंड पर्सन के साथ वर्ब में का इजाफा होता है। ही गोज, शी गोज। आई हियर इट ऑफ दी, यानी आई हियर इट अबाउट यू। इस वाले ऑफ का वही मतलब है जो मैंने शुरू में बताया था, अबाउट। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। दाउ कीपेस्ट, अब देखो ये आगे ना, दाउ कीपेस्ट। तो देखिएगा, जब दाउ कीपेस्ट लिखा हो तो आज की इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, दाउ का मतलब है यू और कीपेस्ट का मतलब है कीप, क्योंकि अब ये एसटी और ईएसटी का इजाफा नहीं किया जाता। यू कीप। इसी तरह से आगे आएगा दाउ डोस्ट, दैट मीन्स यू डू। और इसी तरह से आगे आएगा दाउ वर्कस्ट, ये वर्केस्ट है, जिसमें से ई उड़ा दिया गया तो एपोस्ट्रोफी लगेगा, यू वर्क। इसी तरह से अगर लिखा हो दाउ कैंस्ट, तो दाउ कैंस्ट का क्या मतलब होगा, दाउ कैंस्ट, तो एस टी हटा दें, यू कैन। एक साहब चैंपियन है, वो बता रहे थे दाउ कैंस्ट का मतलब है यू कांट। ऐसा नहीं है भाई, यू कैन। एस टी हटेगा खाली। ये ओल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसलिए एस टी एस टी लग रहा है, आज के दौर में नहीं लगता। ठीक है, अच्छा जी। तो वो कह रहे हैं दाउ कीपेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, तुम्हारा घर जो है, नहीं, हाउस का मतलब यहाँ घर नहीं है, वही कीप और हाउस। दाउ कीपेस्ट अ फार बेटर हाउस देन मी, तो हाउस कीपिंग वाला है, तुम्हारी मेजबानियां तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर हैं। और एंड फॉर दाई हाउस कीपिंग, देखो अगली ही लाइन में कह दिया, फॉर योर हाउस कीपिंग, दाई मीन्स योर, फॉर योर हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन, तुम्हारी इसी हाउस कीपिंग की वजह से, दाउ कीपेस्ट फार बेटर हाउस देन मी, तुम्हारी इसी हाउस कीपिंग की वजह से और तुम्हारे इसी शोहरत की वजह से क्या हुआ, आई फियर, मुझे डर है, मुझे अंदेशा है। द वर्कस्ट, द वर्कस्ट, द वर्केस्ट मीन्स यू वर्क। ट्रीजन अगेंस्ट माई क्राउन, तुम मेरे तख्तो ताज के खिलाफ क्या कर रहे हो। ट्रीजन, ट्रीजन कहते हैं साजिश को, गद्दारी को, ठीक है, ट्रेचरी, कॉन्स्पिरेसी, तुम मेरे तख्तो ताज के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। इस पर एबट ऑफ कैंटरबरी ने जवाब दिया, माई लीज, माई लीज मीन्स माई लॉर्ड, माई लीज मीन्स माई लॉर्ड, माई लॉर्ड कोथ द एबट, सेज द एबट, एबट ने कहा, आई वुड इट वर नोन। अब ये समझना पड़ेगा भाई, आई वुड इट वर नोन का क्या मतलब है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे चैंपियन लोग इस फॉर्म को पढ़ा रहे हैं और जो मर्जी आ रहा पढ़ा रहे हैं। आई वुड का मतलब होता है आई विश, यानी काश, ठीक है। आई वुड इट वर नोन, इट वर नोन हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अगर मैं कहूं आई विश आई वर रिच, या ऐसे ही जैसे मैं कहूं आई विश आई वर रिच, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो आई विश की जगह उसने यूज किया आई वुड, और आगे आई वर रिच है ना। अब अगर मैं कहूं आई विश इट वर नोन, तो नोन का मतलब क्या है, मशहूर। नोन पढ़ा हो ना आपने, ही इज अ वेल नोन पर्सन। आई विश, काश, इट वर नोन, ये मशहूर होता, काश आपके इल्म में ये होता, काश ये बात मशहूर होती। That I never spend nothing but what is my own, नेवर स्पेंड नथिंग, दो नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं, तो भाई पुरानी इंग्लिश में नथिंग का मतलब होता था एनीथिंग।
पुरानी इंग्लिश लिटरेचर में आपको नथिंग मिलेगा एनीथिंग की जगह। ठीक है जी जनाब। तो जनाबे वाला, पुरानी इंग्लिश में नथिंग मिलेगा आपको एनीथिंग की जगह। तो अब यहां हम पढ़ रहे हैं आई स्पेंड नथिंग, आई नेवर स्पेंड एनीथिंग। मैं कभी कुछ खर्च नहीं करता, बट व्हाट इज माई ओन। यहाँ बट का मतलब क्या है? सिवाय। तो बेटा बट जो है ना, इसके तीन मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होते हैं एक्सेप्ट, सिवाय। एक मीनिंग होते हैं लेकिन या मगर। और एक मीनिंग होते हैं ओनली, यानी सिर्फ। और इस नज़म में तीनों मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है ये। यहां इसके क्या मीनिंग है? सिवाय। आई नेवर स्पेंड एनीथिंग बट वॉट इज माई ओन। मैं कभी कुछ खर्च नहीं करता सिवाय उसके जो मेरा अपना हो। ठीक है, अच्छा जी। एंड आई ट्रस्ट, और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, दैट योर ग्रेस। योर ग्रेस का मतलब क्या है? जैसे हम किसी बड़ी शान वाले इंसान को मुखातिब करते हैं, योर हाइनेस, योर हाइनेस, है ना? तो इसी योर ऑनर, योर हाइनेस, योर एमिनेंस। इसी सलाम, ठीक है ना? किबला काबा आली मर्तबत जो भी कहें। तो यहाँ इसका मतलब क्या निकलेगा जनाबे वाला? या योर हाइनेस, योर ग्रेस। और मुझे यकीन है, आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेयर। मुझे यकीन है कि माँ बदौलत मुझे कोई डेयर, डेयर ये वाला है बेटा, वो डेयर DARE डेयर है, जिसका मतलब है हिम्मत। ये डेयर का क्या मतलब है? हार्म, नुकसान। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ठीक है, फॉर स्पेंडिंग, वो खर्च करने पर, ऑफ माई ओन ट्रू गॉटिंग गेयर। ट्रू गॉटन गेयर, ये लफ्ज समझिएगा बेटा। गेयर कहते हैं लिविंग को, कमाई, दौलत। ठीक है, और ट्रू गॉटन का मतलब है ऑनेस्टली अर्न, ऑनेस्टली अर्न लिविंग। मेरी ईमानदारी से कमाई हुई दौलत, मेरी हक हलाल की कमाई। ठीक है ना? ट्रू गॉटन गेयर, रिस्ते हलाल, हक हलाल की कमाई। एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेयर फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ओन ट्रू गॉटन गेयर। मुझे यकीन है कि माँ बदौलत मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो खर्च करने पर जो मेरी अपनी हक हलाल की कमाई है, ईमानदारी की कमाई, लिविंग कमाई को कहते हैं। इस पर किंग जॉन यानी एबर्ट, हाँ हाँ फादर एबर्ट, दाई फॉल्ट इट इज हाई, ये शाहाना अंदाज था, ये जुमला होना चाहिए था दाई फॉल्ट इज हाई। लेकिन पुराने जमानों में लिटरेचर में बादशाहों की लैंग्वेज इसी तरह की मिलेगी आपको, दाई फॉल्ट इट इज हाई। तो वो इट इज खामा खा इट लगाया, तो वो पुराने जमानों के बादशाहों की शाहाना अंदाज का तरीका है, शाहाना अंदाज गुफ्तगू है। दाई फॉल्ट इट इज हाई, दाई फॉल्ट इज हाई, तुम्हारा कसूर बहुत बड़ा है। एंड नाउ फॉर द सेम, और उसी की खातिर अब, thou needest, thou needest वही होगा, EST हट जाएगा, you need must die, नीड भी है मस्ट भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इंतहाई जरूरी है, कि तुम्हारा मरना इंतहाई जरूरी है भाई। फॉर एक्सेप्ट thou canst answer my question 3, सिवाय इसके कि thou canst means you can answer my question 3, सिवाय इसके कि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सको, तुम्हारा मरना लाजमी है सिवाय इसके कि तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सको। सीधा सीधा है यार, यू कैन, यू कांट नहीं है। दाई हेड शेल बी स्मिटन फ्रॉम दाई बॉडी, वरना तुम्हारा सर तुम्हारे तन से काट कर जुदा कर दिया जाएगा। स्मिटन, बेटा स्मिटन जो है ना, दरअसल ये वर्ब है स्माइट, स्माइट का मतलब है चीरना या काटना।
इसकी सेकंड फॉर्म बनती है स्मोट और थर्ड फॉर्म बनती है स्मिटन। ये इस्तेमाल हो रही है। स्माइट का मतलब होता है रिप और कट अपार्ट, यानी काट कर अलग कर देना या चीर कर रख देना। ठीक है, तो अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, दाई हेड मीन्स योर हेड शैल बी स्मिटन फ्रॉम दाई बॉडी, तुम्हारा सर काट कर तुम्हारे जिस्म से अलहदा कर दिया जाएगा, यानी सर कलम कर दिया जाएगा। वो तीन सवाल क्या हैं, अब एक एक करके तीनों सवाल आएंगे। बड़े दिलचस्प सवाल हैं और सवाल जानबूझ के ऐसे बनाए गए हैं कि जिनका जवाब एबर्ट को क्या कोई इंसान ना ला सके, ताकि एबर्ट का सर कलम करने का बहाना बन जाए और सेंट स्टीवन लैंगटन को रास्ते से हटाया जा सके। सवाल नंबर 1, एंड फर्स्ट खुद द किंग, किंग ने कहा व्हेन आई एम इन दिस स्टेड, बेटा ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना स्टेड, स्टेड का मतलब होता है प्लेस, ये वही है। इन प्लेस ऑफ की जगह आप क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ। प्लेस और स्टेड के सेम मीनिंग है। व्हेन आई एम इन दिस स्टेड, जबकि मैं इस मुकाम पर फाइज, इस तख्त पर बैठा हूं, बादशाहत मेरा मुकाम है। विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड, और ये सोने का ताज जो मेरे सर पर खूब सज रहा है। अमंग ऑल माई लीजमैन, बेटा लीजमैन किसे कहते हैं, लीजमैन, तो लीजमैन का जो वर्ड है ना, कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, मेरे तमाम दरबारियों के दरमियान, सो नोबल ऑफ बर्थ, जो इतनी आला आला नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। नोबल ऑफ बर्थ का मतलब है ब्लू ब्लड, आला नस्ल से ताल्लुक रखने वाले। ठीक है, जो आला आला नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। Thou must tell me, तुम मुझे जरूर बताओगे। टू वन पेनी, टू वन पेनी का क्या मतलब, देखो ये दो फ्रेज हैं, टू वन पेनी और टू विद इन वन पेनी, एक ही बात। इन दोनों का मतलब क्या है, एग्जैक्ट, इवन इन द एक्सटेंट टू वन पेनी, इतना दुरुस्त के एक पेनी की भी गलती ना हो, इतना दुरुस्त के एक एक पेनी, एक एक पाई, एक एक अशरफी दुरुस्त जवाब दो। वॉट आई एम वर्थ, के मेरी कीमत क्या है। किंग ने अपनी कीमत पूछी है, मगर कीमत का हिसाब लगाने से पहले याद रखो, नंबर 1 मेरा मुकाम है बादशाहत, मेरा सोने का ताज, मेरे तमाम दरबारी जो आला आला नस्लों से ताल्लुक रखते हैं, इन सब को कैलकुलेट करके फिर बताओ मुझे, और वो भी एक एक पेनी करेक्ट, दैट इज इम्पॉसिबल। सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट, और दूसरा मुझे बगैर किसी शक और शुबे के एग्जैक्टली बताओ, हाउ सून आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट, फिर अबाउट का मतलब क्या है, अराउंड, अबाउट का फिर से मतलब क्या है, अराउंड, ये वही है जो थर्ड स्टैंजा में आया था, ठीक है ना, सेकंड थर्ड स्टैंजा में, ये वही वाला अबाउट जिसका मतलब है अराउंड। तो प्रूफ मिल गया आपको, अबाउट के ये मीनिंग भी होते हैं। हाउ सून आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट, कि मैं इस दुनिया के इर्द गिर्द एक चक्कर कितनी देर में नहीं, इतनी जल्दी लगा सकता हूँ। हाउ लॉन्ग नहीं कह रहा है, हाउ सून कह रहा है, यानी मिनिमम टाइम पूछ रहा है, कम से कम कितने वक्त में, ज्यादा से ज्यादा वक्त तो जितना ही बता दो, कम से कम पूछ रहा है, मिनिमम टाइम पूछ रहा है, हाउ सून कितनी जल्द, ये भी नामुमकिन है बताना। एंड एट द थर्ड क्वेश्चन दाउ मस्ट नॉट श्रिंक, और तीसरे सवाल पे तुम सुकड़ ना जाना। अरे भाई श्रिंक का मतलब सुकड़ना नहीं है यहाँ, श्रिंक का एक मतलब सुकड़ना भी होता है। श्रिंक का मतलब यहाँ पर है सहम जाना, डर जाना, खौफजदा हो जाना। तो तीसरा सवाल जिस पे तुम डरना मत, बट टेल मी हियर ट्रूली, मगर मुझे सच सच बताओ अभी, व्हाट आई डू थिंक, कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। ये तीसरा सवाल जानबूझ के इसलिए रखा गया था
कि अगर बाकी दो सवालों के कोई ना कोई जवाब ले भी आया है बट तो तीसरे सवाल का जो भी जवाब देगा मैं कहूंगा मैं तो ये नहीं सोच रहा हूँ इस वक्त, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, है ना भाई। तो किंग ने जानबूझ के तीसरा सवाल इस तरह का रखा है कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ बताओ। एबर्ट ने कहा ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट। शैलो का मतलब होता है लेस डीपर, कम गहरा, लेकिन यहाँ विट यानी अकल की बात हो रही है, विजडम की। तो कह रहा है ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट। शैलो विट का मतलब है कमजोर अकल, कम गहरी अकल नहीं। अरे ये तो बड़े मुश्किल सवाल है मेरी कमजोर सी अकल के लिए, मेरी नाकिस अकल के लिए। नोर आई कैन आंसर योर ग्रेस एज येट, और ना ही मैं जवाब दे सकता हूँ योर ग्रेस को, माँ बदौलत को, एज येट यानी अभी के अभी, राइट नाउ। बट इफ यू विल गिव मी, बट पहला वाला बट, पहले वाले बट का मतलब क्या है, बट इफ यू विल गिव मी, बट 3 वीक्स स्पेस, है ना। तो बेटा इस वाले बट का मतलब है लेकिन, और इस वाले बट का मतलब है ओनली यानी सिर्फ। लेकिन अगर आप मुझे देंगे सिर्फ 3 हफ्तों की मोहलत। लिटरेचर है भाई, ये लिटरेचर है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे थोड़े से टेंसेस आते हैं तो मैं इंग्लिश पढ़ाने खड़ा हो जाऊं और जो मर्जी मीनिंग बताए चला जाऊं। भाई लिटरेचर है, हर एक के बस की बात नहीं है। चैंपियन हजरात पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तो देखकर यूट्यूब पर देखकर हैरान होता हूँ कि भाई तुम्हारा इतने कॉन्फिडेंस से इतना गलत पढ़ा रहे हो यार, हैरत की बात। सुने, बट इफ यू विल गिव मी बट 3 वीक्स स्पेस, लेकिन अगर आप मुझे देंगे सिर्फ 3 हफ्तों की मोहलत। स्पेस का मतलब है मोहलत, टाइम। आई विल डू माई एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, मैं अपनी सी कोशिश करूंगा। टू आंसर योर ग्रेस, माँ बदौलत को जवाब देने की, टू आंसर योर ग्रेस। किंग ने कहा ठीक है बेटा, तू भी क्या याद करेगा, जा 3 हफ्तों की मोहलत दी। तू 3 हफ्ते क्या 3 साल में जवाब नहीं ला सकता, सवाल ही ऐसे। नाउ 3 वीक्स स्पेस टू दी, अब 3 हफ्तों की मोहलत तुम्हें, विल आई गिव, मैं तुम्हें दूंगा। एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दाउ हैस्ट टू लिव। दाउ हैस्ट, फिर वो ये आ गया ना दाउ हैस्ट, तो क्या होगा, एस टी हट जाएगा, क्या बन जाएगा, यू हैव टू लिव। कि यही 3 हफ्तों की तवील तरीन मुद्दत है जिसमें तुम जी सकते हो, इसके बाद तो सर कलम होना ही है तुम्हारा। जाओ जी लो, 3 हफ्ते और जी लो। फॉर इफ thou dost not answer my question 3, क्योंकि अगर तुम, you do not answer, thou dost not, you do not, अगर तुम नहीं लाते मेरे तीनों सवालों के जवाब, thy lands and thy living। तो बेटा लैंड्स का मतलब है जमीनें, और लिविंग का मतलब मैं बता चुका हूं क्या होता है। लिविंग का मतलब कमाई, दौलत। तो तुम्हारी सारी जमीनें और तुम्हारी सारी दौलत, सारी कमाई shall forfeit to me, are forfeit to me। forfeit का मतलब होता है confiscated, छीन ली जाएंगी, मेरे कब्जे में होंगी, ठीक है। अवे रोड दी एबर्ट, बेचारा एबर्ट घोड़े पर सवार होकर चल दिया। ऑल सैड एट दैट वर्ड, वर्ड का मतलब प्रॉमिस के भी होते हैं। हम कहते हैं ना ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, यानी वो जबान का पक्का है भाई, वादे का पक्का है। एट दैट वर्ड, एट दैट प्रॉमिस, वो ये वादा तो कर चुका लेकिन इस वादे पर बड़ा उदास है वो, क्या होगा क्या, चल दिया। एंड ही रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, पहले वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, फिर ऑक्सफोर्ड कहा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। बेटा ये दोनों यूनिवर्सिटीज कायम हो चुकी थी उस दौर, ठीक है। तो वो पहुंचा पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसका ख्याल ये था कि शायद इन यूनिवर्सिटीज में कोई डॉक्टर यानी अल्लामा, डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस नहीं है, कोई आलिम मिल जाए शायद जवाब दे दे वो। तो बट नेवर अ डॉक्टर दे वाज सो वाइज, लेकिन वहां कोई आलिम इतना काबिल नहीं मिला, इतना अक्लमंद नहीं मिला, दैट कुड विद हिज लर्निंग
जो अपनी लर्निंग से, लर्निंग का मतलब क्या है यहाँ पर, लर्निंग का मतलब है नॉलेज, अपनी नॉलेज से, अपने इल्म से, लर्निंग नॉलेज, जो अपने इल्म की ताकत से, जो अपनी इल्म से, एन आंसर डिवाइस, डिवाइस एन आंसर, डिवाइस का मतलब होता है सजेस्ट, जवाब दे सके, डिवाइस सजेस्ट, जो तजवीज कर सके कोई जवाब। कोई ऐसा आलिम नहीं मिला जो अपनी अकल से, अपने इल्म से जवाब तजवीज कर सके, जवाब दे सके। देन होम रोड दी एबर्ट, बेचारा एबर्ट घर की तरफ चल दिया। ऑफ कंफर्ट सो कोल्ड, ऑफ कंफर्ट सो कोल्ड का मतलब है डिसअपॉइंटेड, मायूसी के आलम में, बेचैनी के आलम में, ऑफ कंफर्ट सो कोल्ड, मायूसी के आलम में। एंड ही मेट हिज शेपर्ड गोइंग टू फोल्ड, और वो मिला किससे रास्ते में, जब वो अपने गांव जा रहा था, अपने शहर जा रहा था कैंटरबरी, तो रास्ते में उसे मिला अपना ही चरवाहा जो उसी की भेड़ें चराता था। चरवाहा कहते हैं जो भेड़ें चराता है। शेपर्ड, इसको शेफर्ड नहीं पढ़ना भाई, एफ की साउंड नहीं निकल रही है, शेपर्ड पी की साउंड निकलेगी। तो वो अपने शेपर्ड यानी चरवाहे से मिला, राइट। अगोइंग टू फोल्ड, अगोइंग का मतलब है हु वाज गोइंग, टू फोल्ड का मतलब है टू गेट ऑल द शीप बैक होम, जो अपनी भेड़ों को समेट रहा था वापसी के लिए, यानी शाम का वक्त था, ये बताना चाह रहे हैं। हाउ नाउ माय लॉर्ड एबर्ट, शेपर्ड ने एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को आता देखा तो कहा, और सुनाइए मेरे आका एबर्ट, यू आर वेलकम होम, आपको घर पहुंचने पर खुशामदेद। ये उर्दू में भी लफ्ज खुशामदेद है, खुशामदीद नहीं है, फारसी है भाई। खुशामदेद, खुशामदीद कुछ नहीं होता, इसका दीद से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आमद, आमदन, आमदेद, ये गर्दाने हैं फारसी की। खुश आमदेद, वेलकम होम, वापस आने पर खुश आमदेद। What news do you bring us from good King John? आप गुड किंग जॉन की तरफ से हमारे लिए क्या खबर लाए हैं? तो गुड क्यों कह रहा है वो, किंग जॉन तो गुड था ही नहीं बेटे। जब तक किंग जॉन की हुकूमत थी ना, तब तक किसी में हिम्मत नहीं थी जो उसे बैड किंग जॉन कहे। बादशाह को सब आलम पना कहते हैं, चाहे सारा आलम उससे पना मांगता हो, उससे पना चाहता हो, ठीक है ना। शेपर्ड ने जवाब किया, एबर्ट ने जवाब क्या दिया, एबर्ट ने कहा, सैड न्यूज शेपर्ड आई मस्ट गिव, भाई बड़े अफसोसनाक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है चरवाहे, मगर मैं तुझे बताऊंगा, दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन और हैं जीने के, जिंदगी के। यहाँ फिर बट का मतलब है ओनली, आई हैव बट 3 days मोर, आई हैव ओनली 3 days मोर टू लिव, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं जिंदगी के। For if I do not answer him questions 3, my head shall be split from my body. अगर मैंने तीनों सवालों के जवाब नहीं दिए तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। तीनों सवाल उसने दोहराए, मैं नहीं दोहराऊंगा, ठीक है भाई, टाइम बचाना है मुझे। तीनों सवाल सुनने के बाद शेपर्ड ने क्या कहा, शेपर्ड ने कहा, नाउ चेयर अप सर एबर्ट, चेयर अप, बेटा चेयर अप का मतलब खुश हो जाओ नहीं है, खुशी की तो बात ही नहीं है। वो कह रहा है 3 दिन बचे हैं जिंदगी के, और शेपर्ड कहेगा अब आप खुश हो जाइए, खुश किस बात। चेयर अप का मतलब है स्टॉप वरिंग, अब आप फिक्र करना छोड़ दीजिए, बेफिक्र हो जाइए। चेयर अप का मतलब खुश हो जाना नहीं होता। नाउ चेयर अप सर एबर्ट, अब सर एबर्ट आप बेफिक्र हो जाइए। डिड यू नेवर हियर येट, अब देखो ये जुमला है ना, इसको समझना पड़ेगा, ये जरा सा टेक्निकलिटी है इसमें। बेटे मैं 2 टुकड़ों में कर रहा हूं, डिड यू नेवर हियर येट, मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा रहा हूँ, अगली लाइन में लगा मुझे मालूम, मैं यहाँ लगा रहा हूँ समझाने के लिए। बेटे जब येट इस्तेमाल होता है ना तो सिंपल पास्ट टेंस कभी नहीं बनता,
ये इनकरेक्ट ग्रामर है, बैड ग्रामर, ठीक है। और इसे होना चाहिए था हैव यू नेवर हर्ड, थर्ड फॉर्म, येट, क्या आपने कभी ये बात नहीं सुनी, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा ना, सिंपल पास्ट कैसे बनेगा। लेकिन ये बैड ग्रामर है, अभी इसकी वजह बताऊंगा, अगली लाइन पढ़ लूं पहले। That a fool he may learn a wise man with, एक फूल यानी कम अकल में लर्न का मतलब यहाँ पर सीखना नहीं है भाई, सिखाना है, उल्टे मीनिंग है, ये इनवर्स मीनिंग है, उल्टे मीनिंग। ये क्यों है? बैड वोकैबुलरी। अ वाइज मैन विट, कि एक कमअकल जो है सिखा सकता है किसी वाइज मैन को, अकलमंद को, क्या? विट, अकल की बात। क्या आपने आज तक नहीं सुना कि कोई कमअकल भी किसी अकलमंद को अकल की बात सिखा सकता है? जैसे मैं एक कमअकल आप लोगों को अकल की बात सिखा रहा हूँ इस वक्त। बेटे ये उल्टी वोकैबुलरी और ये गलत ग्रामर क्यों इस्तेमाल हो रही है? तो ये जुमला कहा किसने है? शेपर्ड ने। अब पोएट कैसे जाहिर करेगा कि वो शेपर्ड जो था वो एक इलिटरेट, अनपढ़ शख्स था? यकीनन उसकी लैंग्वेज भी खराब होगी, ग्रामर भी खराब होगी, वोकैबुलरी भी गलत होगी। अच्छा, जो अनपढ़ तबका है, इलिटरेट पीपल है, वो अक्सर उल्टे मीनिंग इस्तेमाल करते हैं, इनवर्स मीनिंग, इनवर्स वोकैबुलरी। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। बहुत से लोग आपको उर्दू में भी ऐसे ही मिलेंगे, वो कहेंगे भाई देखो बेफजूल में तंग नहीं करो, बेफजूल में बात नहीं करो। बेफजूल ये क्या होता है? इसका मतलब फजूल में तंग करूं, फजूल बात करूं, ये तो उल्टा हो गया ना यार, गलत है ना। हम कहते हैं ना बेफजूल की बातें मत किया करो, इसका मतलब फजूल की बातें किया करो। समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? तो अक्सर अनपढ़ लोग उल्टी वोकैबुलरी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप सुनते हैं भाई हम तो आपके ताबेदार हैं, भाई हम तो आपके ताबेदार हैं। ताबेदार गुलाम को नहीं कहते, आका को कहते हैं। ताबे फरमान या ताबे कहते हैं गुलाम। हम तो आपके ताबे हैं, हम तो आपके ताबे फरमान हैं, यानी हम आपके गुलाम हैं। मगर कहते क्या है? हम तो आपके ताबेदार हैं, हम तो आपके, कहना चाह रहे होते हैं गुलाम है, मगर कह जाते हैं हम तो आपके ताबेदार हैं, यानी हम तो आपके आका हैं। पता ही नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। या इंटीरियर सिंध चले जाएं, सिंध के अंदर अक्सर आपको मासूम लोग हैं और मेहमान नवाज लोग हैं। कसम से मैं गया हूँ, मैं हैरान रह गया उनकी मेहमान नवाजियों पर, मैं शर्मिंदा हो गया, इतने मेहमान नवाज लोग हैं। मगर उनकी लैंग्वेज भी ऐसी है। वो आपके मेजबान होंगे, आप मेहमान होंगे, मगर आपसे कह रहे होंगे सही आप तो हमारे मेजबान हैं, मेजबान की खिदमत करना हमारा फर्ज है। तो आप हैरान रह जाएंगे, यार मैं मेजबान का, मैं तो मेहमान बन के आया था। तो ये इनवर्स वोकैबुलरी अक्सर इस्तेमाल होती है अनपढ़ तबके में। तो यहाँ जाहिर करना है ना कि वो शेपर्ड अनपढ़ है, जाहिल है ना, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी ही शो की जाएगी ना। अब जब उसने कहा ना, जब आप फिर बेफिक्र हो जाइए, क्या आपने कभी नहीं सुना? हैव यू नेवर हर्ड येट दैट अ फूल ही मे टीच अ वाइज मैन विट? कहना तो ये चाहिए था, मगर वो कह रहा है उल्टा। डिड यू नेवर हियर येट दैट अ फूल ही मे लर्न अ वाइज मैन विट? लेंड मी हॉर्स, अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए, एंड सर्विंग मैन, और अपने खादिम, एंड योर अपैरल, अपैरल कहते हैं ऊपर से पहने जाने वाला लिबास, गाउन, अपना लबादा, अपना लिबास। एंड आई राइट टू लंदन टू आंसर योर क्वारल। अब देखो उसको वोकैबुलरी, क्वेश्चन को क्वारल कह रहा है ना, तो उसकी वोकैबुलरी ऐसी ही होगी यार, शेपर्ड है वो, कोई एबर्ट थोड़ी है। मैं आपके सवाल का जवाब देने जाऊंगा लंदन। तो एबर्ट ने दिल में सोचा कि अबे भाई पागल हो गया है क्या, सवाल मुझसे पूछे, मैं तुझे भेज दूं, मेरा तो सर कलम हो गई, तेरा भी सर कलम हो जाएगा। तो एबर्ट ने यकीनन उसे गुस्से से घूर के देखा, तो उसने कहा नहीं, शेपर्ड ने कहा नो, नो की जगह नहीं कह रहा है, तो उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, शेपर्ड है ना वो। फ्राउन नॉट,
मीन्स डोंट फ्राउन एट मी, मुझे यूं गुस्से से घूर कर ना देखिए, गुस्से से घूरने को फ्राउन कहते हैं। इफ इट हैज बीन टोल्ड अप टू मी, क्या मुझे बताया नहीं गया, क्या मुझे इतने अरसे से कहा नहीं जा रहा। आई एम लाइक योर लॉर्डशिप, यानी आई रिजेंबल योर लॉर्डशिप, आई एम लाइक योर लॉर्डशिप, आई एम लाइक यू, मैं आपकी तरह तो हूं, आपका हम शक्ल तो हूं। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो शेपर्ड था ना, ये एबर्ट ऑफ कैंटरबरी का हम शक्ल था। इस लाइन से पता चल रहा, आई एम लाइक योर लॉर्डशिप, मैं तो आपकी का हम शक्ल हूं, आपकी तरह हूं, लाइक यू, एज एवर में भी, हमेशा से, कोई नई बात थोड़ी। एंड इफ यू विल बट लेंड मी योर गाउन, और अगर आप मुझे बट ओनली लेंड मी योर गाउन, सिर्फ अपना गाउन उधार दे दें, देयर इज नन शैल नो अस एट फेयर लंदन टाउन, तो पूरे लंदन टाउन में कोई नहीं जो हमें पहचान सके कि हम में से एबर्ट कौन है और शेपर्ड कौन है, इतना हम शक्ल था। एबर्ट समझ गया ये चाल तो अच्छी है। एबर्ट ने कहा, ना हॉर्सेस एंड सर्विंग मैन thou shalt have, अब घोड़े और खादिम तो तुम्हें मिल जाएंगे, घोड़े और खादिम तुम्हें मिल जाएंगे। thou shalt have means you shall have, जरूर मिलेंगे। with sumptuous array, sumptuous आलीशान, कीमती, नायाब, कीमती, प्रेशियस, एरे, एरे कहते हैं लिबास को, एटायर, एरे, अपैरल, ड्रेस, क्लोथ्स, एटायर, इन सब का मतलब एक ही है, देखो, लिबास। जरा जरा सा फर्क, और ये कीमती लिबास गैलेंट एंड ब्रेव, जो बहुत गैलेंट, शानदार है, ब्रेव, जाहो जलाल और शानो शौकत वाला है। ब्रेव का मतलब बहादुर नहीं है, स्टुपेंडस कहते हैं ना जिसे। विद क्रोजिया, माइटर, रोशे एंड को, बेटा ये लिबास इस तरह का होता है एबर्ट का पुराने जमानों में। अब ये एक और बात बैकग्राउंड से निकल कर आ रही, देखिएगा। इस तरह का लिबास होता था, मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपकी समझ में आ जाए। आगे से इस तरह का, ठीक है भाई, और यहां से ये पैंट आ गई इसकी, ठीक है भाई। और पीछे से इसका जो दामन होता था काफी बड़ा होता, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर वो पहनता था पीछे से गाउन, सुपरमैन की तरह, ठीक है। और सर पे एक टॉल कैप इस तरह की, ऐसे, और हाथ में होती थी एक लाठी, असा, जो इस तरह की होती थी, जो पुराने जमाने के काहिन, रोमन्स के यहाँ जो काहिन होते थे ना, इबादत गुजार होते थे, वो पकड़ते थे, या ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है हाथ में ऐसा पकड़ना, मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, नबियों की सुन्नत है असा। हमारे यहाँ भी उलमा हजरात जब खुतबा देते हैं तो असा हाथ में थाम लेते हैं, तो ये बुजुर्गी की अलामत है। बुजुर्गी का मतलब बुढ़ापा नहीं होता भाई, ठीक है। तो आगे इसे क्रोजिया, इसमें आर साइलेंट है, ये है स्टाफ ऑफ ऑफिस। स्टाफ किसे कहते हैं? आसा को। ऑफ ऑफिस, ओहदे या मर्तबे या बुजुर्गी की असा जो हाथ में होती थी। विद क्रोजिया, ये क्रुक्ड होती थी, बलदार, और उसके ऊपर जेम्स, कीमती पत्थर लगे होते थे।
ठीक है ना। विथ क्रोजिया माइटर, माइटर ये है टॉल कैप, अ टॉल कैप। रोशे, रोशे ये है, इसमें टी साइलेंट है, कोट या गाउन जो ऊपर से पहना जाता है। और उसके ऊपर फिर ये जो ऊपर से लबादा उड़ा गया है, ये है कोप, दैट इज क्लोक, जो पूरे जिस्म को ढांप लेता था। ये चार चीजें हैं, ठीक है। अब देखें, विथ क्रोजिया माइटर रोशे एंड कोप, चारों चीजें। और आप देखेंगे रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ जब इंग्लैंड में मूवमेंट चली और प्रोटेस्टेंट्स ने रोमन कैथोलिक्स को इंग्लैंड से निकाला, तो फिर रोमन कैथोलिक्स का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने एबट ऑफ कैंटरबरी का ये सेरिमोनियल एटायर, रस्मी लिबास पहना दिया मैजिशियन को, जगलर को, जो जेब से कबूतर निकालता है ना, जादूगर जिसे कहते हैं। उसके हाथ में छड़ी भी होती है, ऐसे टॉल कैप भी होता है, ब्लैक कोट भी होता है, उसके ऊपर गाउन भी होता है, ये सब चीजें उसको पहना दी मजाक उड़ाने के लिए। जैसे हमारा मजाक उड़ाने के लिए अंग्रेज जाते जाते क्या कर गया, जज को और वकील को पहना के गया कोट पतलून, अपना लिबास। और हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के वेले को, जो दरवाजे पे खड़ा होता है खिदमतगार, उसे पहना कर गया वो शेरवानी और तरादार कुला, जो हमारे बाप दादा का लिबास था। जज बैठा होता है कुर्सी पर कोट पतलून पहनकर, और पीछे चौबदार खड़ा होता है बेचारा शेरवानी पहनकर और तरादार कुला लगाकर। हमारे बाप दादा का लिबास मुलाजिम को पहना कर गया और अपना लिबास अफसर को पहना कर, और हमारी गैरत आज तक नहीं जागी और हमने इसे नहीं बदला। रोमन कैथोलिक्स का मजाक जब उड़ाया ना प्रोटेस्टेंट ने इस तरह से, तो रोमन कैथोलिक्स ने लिबास ही तब्दील कर दिया। अब रोमन कैथोलिक्स के यहाँ जो एबट का लिबास होता है या पोप का लिबास होता है, वो इस तरह की कैप होती है और इस तरह का बड़ा सा कुर्ते नुमा लंबा सा रोशे होता है, और उसके ऊपर वो गाउन पहनता है सुपरमैन की तरह। और हाथ में उसके जो आसा होती है वो क्रुक नहीं होती, बलदार नहीं होती, सीधी होती है, उसके ऊपर क्रॉस बना हो। उन्होंने चेंज कर दिया, उनकी गैरत जिंदा थी, उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा जी, तो उसने कहा ये चारों चीजें तो मिल जाएंगी, पूरा अटायर, सेरेमोनियल अटायर, फिट टू बिफोर आवर फादर द पोप, बिफोर की शॉर्ट, बिफोर की कॉन्ट्रेक्शन लिखी है यहाँ फोर, अगर है, अगर तुम पोप के सामने भी खड़े हो जाओ तो एबट ऑफ कैंटरबरी ही समझे हो तुम्हें, ठीक है। के ऊपर कोप पहनकर चल दिया जनाब, लास्ट डे। अच्छा देखिए, जब एबट ऑफ कैंटरबरी अपने गांव पहुंचा था ना, तो सिर्फ 3 दिन बचे थे। तो अब 3 दिन गुजरने के बाद आखिरी दिन शेपर्ड पहुंचा किंग जॉन के दरबार में, यानी प्रिंस जॉन के दरबार में। जब वो पहुंचा है तो प्रिंस जॉन ने क्या कहा, नाउ वेलकम सर एबट, सर एबट तुम्हें खुशामदेद। द किंग डिड से, किंग ने कहा, टिस वेल, टिस का मतलब है इट इज वेल, ये बड़ी अच्छी बात है। दो आर्ट कम, दो आर्ट कम बैक, दो आर्ट का मतलब है यू आर कम बैक, यू हैव कम बैक, यू आर कम बैक, कि तुम वापस आ गए हो। टू कीप दाई डे, टू कीप योर डे, अपने मुकर्ररा दिन का ख्याल रखते हुए, अपने वादे का ख्याल रखते हुए। फॉर एंड इफ thou canst answer my question free, क्योंकि अगर, फॉर बिकॉज, इफ अगर, क्योंकि अगर, thou canst, you can answer my question free, तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सके, thy life and thy living, देख लो लिविंग का मतलब जिंदगी नहीं है, वरना यहाँ लाइफ एंड लिविंग एक साथ नहीं आता। लिविंग का मतलब कमाई है, दौलत है। thy life and thy living means your life and your earning, your wealth, both saved shall be, दोनों चीजें महफूज हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी भी, तुम्हारी सारी कमाई। एंड फर्स्ट, पहला सवाल दोहराया कि मेरी कीमत बताओ। शेपर्ड ने कहा, मैं सवाल नहीं दोहरा रहा, फॉर 30 pence आवर सेवियर वाज सोल्ड among the false Jews as I've been told, जैसा कि मुझे बताया गया, मैंने सुना है कि फॉर 30 पेंस, 30 पेंस का मतलब है 30 सिल्वर कॉइन्स,
30 चांदी के सिक्कों के बदले आर सेवियर वो सोल्ड, हमारे सेवियर को, सेवियर किसे कहते हैं? ये जो सेवियर सेवियर का वर्ड है ना बेटा, ये हमारे यहाँ कहलाता है मसीहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सेवियर यानी मसीहा कहा जाता है। तो हमारे मसीहा को बेचा गया था झूठे यहूदियों के दरमियान। तो बेसिकली ये वाकया है बाइबल का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे रोमन एम्पायर के जो लोग थे, फौज थी, वो पड़ी हुई थी और उनको कत्ल करना चाहती थी। तो बिलाखिर एक यहूदी ने, वो ढूंढ रहे थे ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 34 साल या इससे लगभग थी, तारीख बताती है, या इसी के करीब करीब। तो रोमन सोल्जर्स जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढते फिर रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम आम आदमियों में जैसे रहते थे वैसे रह रहे थे। एक यहूदी ने रोमन फौजियों से 30 चांदी के सिक्के रिश्वत में मांगे, तो मुझे 30 चांदी के सिक्के दो, मैं बताऊंगा ईसा का कहाँ रहते हैं वो, जीसस क्राइस्ट। उन्होंने कहा ठीक है, पहले पकड़वाऊं। तो वो यहूदी रोमन फौजियों को ले गया और उसने जाके पहचान के बता दिया कि ये बैठे, गिरफ्तार कर लो। रोमन्स ने गिरफ्तार कर लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। और प्रोग्राम ये था कि कल सुबह बादशाह के हुक्म से इनको सलीब पर चढ़ा देंगे और कत्ल कर देंगे। यहूदी से कहा कि तुम भी कल आ जाना अपना इनाम लेने। मगर अल्लाह ताला से ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तू क्या मुझे इस तरह से अकेला छोड़ देगा? अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी, नबी की दुआ थी जाहिर। उन्हें जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। रफ़अह कुरान में है, उनको आसमानों पर उठा लिया गया। कतलू वमा सा, बल्कि उन्हें अल्लाह ताला ने आसमानों पर। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया और उस यहूदी को ईसा अलैहिस्सलाम का क्या बना दिया? हम शक्ल। कुरान में है ना कि हमने उन्हें शुबे में डाल दिया, शुबा शबाहत से बनता है, तो उसको शबाहत दे दी ईसा अलैहिस्सलाम, हम शक्ल बना दी। जब वो इनाम लेने गया तो फौजियों ने कहा अरे भाई तुम यहाँ क्या घूम रहे हो, तुम्हें तो मैंने कल पकड़ के गिरफ्तार किया था। उनको पकड़ के जेल में डाल दिया उस यहूदी को, क्योंकि जेल में ईसा अलैहिस्सलाम थे ही नहीं, अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया था। वो यहूदी चीखता चिल्लाता रहा कि भाई मैं ईसा नहीं हूँ, मैं तो, तुम देख लो यार। उन्होंने कहा नहीं, हम शक्ल पहचानते नहीं क्या, कल तो गिरफ्तार किया था, तुम बाहर क्या घूम रहे हो? पकड़ के बंद कर दिया और बादशाह के हुक्म से उसे ले गए और उसे ले जाकर सलीब पर चढ़ा दिया और कत्ल कर दिया। ये हमारा मुसलमानों का ईमान है। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया और ले जाकर सलीब पर चढ़ाया और कत्ल कर दिया, नाउजुबिल्लाह। और उन्होंने कयामत तक के ईसाइयों के गुनाहों का जो सिला था अपने ऊपर भुगत लिया और यूं हमें गुनाहों से पाक कर दिया, इसलिए वो निजात दहिंदा यानी मसीहा है। तो ये ईसाइयों का अकीदा है। बहरहाल इसमें एक बात तो कॉमन है कि यहूदी ने 30 चांदी के सिक्के लिए थे। उसी किस्से को बता रहा है कि एक यहूदी ने 30 चांदी के सिक्कों के बदले हमारे मसीहा को बेचा था। एंड 29 इज द वर्थ ऑफ दी, तो 29 चांदी के सिक्के कीमत हुई आपकी। फॉर आई थिंक यू आर वन पेनी वर्सर देन ही, क्योंकि मेरा ख्याल है आप उनसे एक पेनी कम तो होंगे। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, एक एक पेनी का हिसाब लगाकर। 29 से एक पेनी भी आगे बढ़े ना तो जीसस की बराबरी करोगे। सारे इंग्लैंड के क्रिश्चियन पकड़ के मारेंगे, चाहे तुम बादशाह हो या कोई भी। अब यहाँ किंग फंस गया, उसे ना चाहते हुए भी ये कीमत अपनी कबूल करनी पड़ेगी। द किंग ही लाफ, किंग ने जोरदार कहका लगाया एंड सोर बाय सेंट बीटल, सेंट बीटल की कसम खाई। सेंट बीटल, उनके सेंटली मैन बहुत सारे गुजरे हैं, सेंट जॉन, सेंट पैट्रिक, सेंट बीटल, सेंट पॉल, जाहिर सेंट बीटल की कसम खाई और कहा आई डिड नॉट थिंक आई हैड बीन बर्थ सो लिटिल, मैंने तो सोचा नहीं था मेरी कदर, मेरी कीमत इतनी कम है। नाउ सेकंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सून आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट इट। दूसरे सवाल का जवाब दो। दूसरा सवाल क्या था? इस दुनिया के गिर्द एक चक्कर कितनी जल्दी लग सकता है?
तो उसने कहा यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइट विद द सेम। बेटे राइज, ये जो वर्ड इस्तेमाल है राइज, इसके दो मीनिंग है। एक मतलब होते हैं तुलू होना, सूरज के लिए इस्तेमाल होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और राइज का मतलब सुबह उठना भी है, जैसे आपने सुना होगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना, या कीप्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो उस राइज का मतलब क्या है? उठना, गेट अप, है ना। तो अब यहाँ पे उसने राइज दोनों मीनिंग में इस्तेमाल किया है। उसने कहा यू मस्ट राइज विद द सन, जब सूरज तुलू हो तो आप भी उठ जाएं, एंड राइड विद द सेम, और सूरज के साथ साथ घोड़े पर बैठकर दौड़ना शुरू कर दें। until the next morning he rises again, यहां तक कि अगली सुबह वो दोबारा तुलू हो, दोबारा वहीं से तुलू होगा ना जहां से पहले दिन तुलू हुआ था, तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। एंड देन योर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट, और फिर माँ बदौलत को कोई जरूरत नहीं है शक व शुबा करने की, बट इन 24 hours यू विल राइड इट अबाउट। यहाँ अबाउट का मतलब है अराउंड, और 24 घंटे में आप इसके गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेंगे। जवाब तो लाजवाब है। किंग ने कहा, द किंग ही लाफ, किंग ने तहका मारा, एंड सोर बाय सेंट जॉन की कसम खाई, और कहा आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी डन सो सून, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होने वाला काम है, इतनी जल्दी हो सकता है। तीसरा सवाल बताओ मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। तो शेपर्ड ने कहा यस दैट शैल आई डू, हाँ यही तो मैं करने आया हूँ। क्योंकि तीसरा सवाल ही एक ऐसा सवाल था जिसकी वजह से शेपर्ड को खुद आना पड़ा, वरना बाकी दो सवालों के जवाब तो वो एबर्ट को कान में बता देता और एबर्ट आगे जवाब दे देता। ये तीसरा सवाल ऐसा था जिसके लिए शेपर्ड का आना जरूरी था। उसने कहा हाँ ये मैं जरूर करूंगा, एंड मेक योर ग्रेस मैरी, मैरी मीन्स जॉयफुल हैप्पी, और माँ बदौलत को खुश कर दूंगा जवाब से। जवाब क्या है? यू थिंक, आप इस वक्त सोच रहे हैं आई एम दी एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, कि मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूँ। आप इस वक्त यही सोच रहे हैं ना कि मैं एबर्ट ऑफ कैंटरबरी हूँ। बट आई एम पुअर शेपर्ड एक्सप्लेन यू मे सी, मगर मैं तो उसका गरीब चरवाहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। उसने क्लोक उतार दिया अपना। लो भाई, अब किंग ये कह ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं सोच रहा, इतनी देर से तो कह रहा है सर एबर्ट फादर एबर्ट फादर एबर्ट, फंस गया। that I'm come to beg pardon for him and for me, मैं तो आया था अपने लिए और उसके लिए माफी मांगने, आपने सवाल पूछ लिए। The king he laughed, किंग ने जोरदार कहका मारा, and sore by the mass, the mass का मतलब क्या है? the mass जो है ना, ये हुजूम को कहते हैं, और यहाँ पर द मास का मतलब है ऑल द कोर्टियर्स, तमाम दरबारियों की, दरबार में मौजूद तमाम अपने नोबल ऑफ बर्थ, आला आला नस्लों के हैं ना सारे दरबारी, उनकी कसम खाई। तो उसने अपने तमाम दरबारियों की कसम खाई और कहा आई विल मेक दी लॉर्ड एबर्ट, आई विल मेक यू लॉर्ड एबर्ट, मैं तुम्हें लॉर्ड एबर्ट बनाऊंगा, दिस डे, आज के दिन, इन हिज प्लेस, उसकी जगह, आज से मैं तुम्हें लॉर्ड एबर्ट बना रहा हूं उसकी जगह। लो भाई, एक और चाल चली उसने कि इसे रास्ते से हटा देंगे एबर्ट ऑफ कैंटरबरी को, और इस शेपर्ड को एबर्ट बना देंगे। तो शेपर्ड ने कहा नाउ नहीं माई लीज, नो नॉट नाउ माई लीज माई लॉर्ड, अभी नहीं, ठहरिए ठहरिए, बी नॉट इन सच स्पीड, इतनी तेज रफ्तारी से कोई काम ना कीजिए, इतनी जल्दबाजी ना दिखाइए। फॉर का मतलब है बिकॉज, एलेक दैट मीन्स अलास, क्योंकि अफसोस, आई कैन नीदर राइट नॉर रीड, मैं तो ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, आप मुझे एबर्ट बना रहे हैं। तो किंग मजबूर हो गया, किंग ने कहा 4 nobles a week then I will give thee, नोबल, बेटे नोबल कहते हैं गोल्ड कॉइन, फिर 4 सोने के सिक्के, 4 सोने की अशरफियां हर हफ्ते, 4 noble a week आई विल गिव यू, मैं तुम्हें हर हफ्ते दिया करूंगा, वजीफा मुकर्रर कर दिया उसका, स्टाइपेंड, कि 4 सोने की अशरफियां हर हफ्ते में मेरी तरफ से तुम्हें मिला करेंगी। फॉर दिस मैं मेरी जेस्ट, जेस्ट कहते हैं मजाक को, जोक, इसीलिए मस्खरे को जेस्टर कहते हैं। फॉर दिस मेरी जेस्ट, इस मजाहिया किस्म के जोक पर, इस मजाक पर, खुशगवार मजाक पर, thou hast shown unto me, you have shown to me, जो तुमने मेरे सामने करके दिखाया है, and tell the old abbot, और old abbot से जाकर कहना
when thou comest home, when you come home, जब तुम अपने घर लौटो, thou hast brought, you have brought him a pardon from good King John, कि तुम उसके लिए किंग जॉन की तरफ से माफी का पैगाम लाए। किंग जॉन ने बिलाखिर एबट ऑफ कैंटरबरी को मजबूरन माफ कर दिया। ये थी जनाब दी एबट ऑफ कैंटरबरी, जो इतनी तवील थी मगर एक दफा पूरी बैकग्राउंड के साथ मैंने पढ़ा दी है। मुझे मालूम है बहुत तवील वीडियो हो गई है, लेकिन एक दफा पूरी डिटेल में जरूर देखिएगा, समझिएगा